हेलो दोस्तों, वेलकम टू फिक्शन वर्स, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। आज हम लेकर आए हैं हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन का एपिसोड 12, द मिरर ऑफ एरिस्ट। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हॉगवर्ट्स में हैरी ने अपना पहला क्विडिच मैच खेला। पूरी स्टूडेंट गैलरी उत्साह से चीयर कर रही थी और हैरी की नज़रों में यह खेल सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि खुद को साबित करने का एक मौका था। मैच के दौरान कई ट्विस्ट आए, लेकिन हैरी ने अपने हौसले और काबिलियत से सबको हैरान कर दिया और ग्रिफिंडर टीम को शानदार जीत दिलाई। इस जीत ने उसे हॉगवर्ट्स में और भी ज्यादा लोकप्रिय बना दिया। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। हैरी की जिंदगी में अब एक ऐसा राज सामने आने वाला है जो किसी भी जादू से बड़ा है। हॉगवर्ट्स के शांत और रहस्यमय गलियारों में छिपा हुआ है एक जादुई आईना, द मिरर ऑफ एरिस्ट। यह कोई साधारण आईना नहीं, बल्कि वह आईना है जो इंसान को उसकी सबसे गहरी और छुपी हुई ख्वाहिशें दिखाता है। हैरी के लिए यह आईना उसके दिल का सबसे बड़ा सच खोलने वाला है। सर्दियों की छुट्टियां हॉगवर्ट्स में शुरू हो चुकी थी। ज्यादातर बच्चे अपने अपने घर चले गए थे, लेकिन हैरी और कुछ ही स्टूडेंट्स किले में रह गए। खाली गलियारे, ठंडी हवाएं और हर जगह सन्नाटा, हॉगवर्ट्स अब बिल्कुल अलग लग रहा था। क्रिसमस आने वाला था और हैरी को पहली बार जिंदगी में ऐसा लग रहा था कि वह सचमुच घर जैसा महसूस कर रहा है। क्रिसमस करीब आ रहा था। दिसंबर के बीच की एक ठंडी सुबह, जब हॉगवर्ट्स के बच्चे उठे तो उन्होंने देखा कि पूरा किला और उसके चारों ओर की जमीन मोटी बर्फ की चादर से ढकी हुई है। झील जमकर बिल्कुल ठोस बर्फ में बदल चुकी थी। हर तरफ एक सर्द खामोशी और हल्की सी चमक बिखरी थी। वहीं दूसरी ओर वीजली जुड़वा अपनी शरारतों से बाज कहाँ आने वाले थे। उन्होंने कुछ बर्फ के गोले जादू से ऐसा बना दिए थे कि वे प्रोफेसर क्विरल के पीछे पीछे घूमते और बार बार उनके पगड़ी वाले हिस्से पर आकर टकराते। बेचारे क्विरल परेशान और बाकी छात्र हंसी रोक नहीं पा रहे थे। उधर बाहर का मौसम इतना तूफानी था कि जो थोड़े बहुत उल्लू डाक लेकर आसमान में उड़े भी, वे घायल होकर गिरते और फिर हैग्रिड को उन्हें संभालकर स्वस्थ करना पड़ता ताकि वे दोबारा उड़ सकें। हर किसी का मन अब छुट्टियों के लिए बेचैन हो उठा था। ग्रिफिंडोर कॉमन रूम और ग्रेट हॉल में तो बड़े बड़े जलते हुए अलाव थे जो सबको गर्माहट दे रहे थे। लेकिन लंबे ठंडे गलियारों में हवा की सिहरन हड्डियों तक चुभ जाती थी। क्लासरूम की खिड़कियां बर्फीली हवा से कांपती और सर्द झोंके भीतर भर जाते। सबसे बुरी हालत तो स्नेप की कक्षाओं में होती थी। डंजन्स की गहराई में ठंड इतनी थी कि बच्चों की सांसें भाप बनकर उठती। वे सब अपने अपने गर्म कड़ाहों के जितना करीब हो सकते उतना बैठते ताकि थोड़ी राहत मिले। इसी बीच एक दिन औषधि की क्लास में ड्रेको मैलफॉय ने अपनी रुक रुक कर निकलने वाली तीखी आवाज में कहा, मुझे वाकई बहुत अफसोस होता है उन लोगों के लिए जिन्हें क्रिसमस पर भी हॉगवर्ट्स में रहना पड़ता है। उसकी निगाहें सीधे हैरी की तरफ थीं। पास खड़े क्रैब और गोयल तुरंत हंस पड़े। हैरी, जो उस वक्त सावधानी से शेर मछली की रीढ़ का पाउडर नाप रहा था, उसने उनकी बातों को नजरअंदाज किया। दरअसल क्विडिच मैच के बाद से मैलफॉय और भी ज्यादा जहरीला हो गया था। स्लिदरिन की हार ने उसे अंदर तक झकझोर दिया था। पहले तो उसने हैरी का मजाक उड़ाने की कोशिश की थी, कहकर कि अगली बार सीकर की जगह चौड़े मुंह वाला ट्री फ्रॉग बैठेगा। लेकिन जब किसी को यह मजाक मजेदार नहीं लगा, क्योंकि सब हैरी के साहस की तारीफ कर रहे थे कि कैसे उसने उछलते हुए झाड़ू पर खुद को संभाला, तो ड्रेको ने अपनी पुरानी आदत पर लौटकर हैरी की ना होने वाली फैमिली को लेकर ताने कसने शुरू कर दिए। सच तो यही था कि हैरी प्राइवेट ड्राइव वापस नहीं जा रहा था। पिछले हफ्ते प्रोफेसर मैकगोनागल ने छुट्टियों में रुकने वाले छात्रों की सूची बनाई थी और हैरी ने तुरंत उसमें अपना नाम लिख दिया था। उसे तनिक भी दुख नहीं था, बल्कि सच तो यह था कि यह उसकी जिंदगी का सबसे अच्छा क्रिसमस होने वाला था।
रॉन और उसके भाई भी यहीं रह रहे थे, क्योंकि मिस्टर और मिसेज वीजली रोमानिया जा रहे थे अपने बड़े बेटे चार्ली से मिलने। उस दिन औषधि की कक्षा से बाहर निकलते हुए वे सब अचानक रुक गए। उनके सामने गलियारे में एक विशाल फर का पेड़ रास्ता रोके खड़ा था। नीचे से मोटे मोटे पैरों की झलक और पीछे से आती भारी सांसों की आवाज ने बता दिया कि पेड़ को उठाए हैग्रिड ही हैं। रॉन ने हंसते हुए शाखाओं के बीच से सिर निकाला और कहा, हाय हैग्रिड, मदद चाहिए क्या? हैग्रिड की भारी मगर गर्मजोशी से भरी आवाज आई। ना, मैं संभाल लूंगा, शुक्रिया रॉन। पीछे से ड्रेको की ठंडी और घमंडी आवाज गूंजी, जरा हट सकते हो रास्ते से? और सुनो वीजली, ज्यादा कमाने की कोशिश तो नहीं कर रहे? लगता है तुम भी सोच रहे हो कि एक दिन हैग्रिड की तरह शिकारपाल बनोगे। आखिर वो झोपड़ी तुम्हारे घर से तो कहीं ज्यादा आलीशान लगती होगी, है ना? ड्रेको के शब्दों में जहर था। यह सुनते ही रॉन आपे से बाहर हो गया। उसने झपटकर मैलफॉय की चोगे की सामने की पकड़ ली। लेकिन तभी सीढ़ियों से स्नेप की तीखी, डरावनी आवाज गूंजी, वीजली। रॉन ने तुरंत मैलफॉय को छोड़ दिया। हैग्रिड पेड़ के पीछे से झुककर बाहर आया और बोला। प्रोफेसर, रॉन को उकसाया गया था। मैलफॉय ने उसके परिवार का अपमान किया। स्नेप की आंखें बर्फ जैसी ठंडी थीं। वह रेशमी मगर जहरीले लहजे में बोला, जो भी हो हैग्रिड, लड़ाई हॉगवर्ट्स के नियमों के खिलाफ है। 5 अंक घटाए जाते हैं ग्रिफिंडोर से। और शुक्र मनाओ वीजली कि मैंने और ज्यादा नहीं काटे। अब सब लोग आगे बढ़ो। मैलफॉय, क्रैब और गोयल पेड़ को धक्का देते हुए आगे बढ़े, हंसते और सुइया बिखेरते हुए। रॉन दांत भींचकर बोला, कसम है, एक दिन तो मैं इसे सबक सिखा कर रहूंगा। एक दिन। हैरी की आंखों में भी गुस्सा चमक उठा। मुझे दोनों से नफरत है, मैलफॉय और स्नेप से। हैग्रिड ने उनके चेहरों की उदासी देखकर मुस्कुराकर कहा, अरे छोड़ो भी, क्रिसमस आने ही वाला है। चलो तुम्हें ग्रेट हॉल दिखाता हूं, देखना, एकदम कमाल लग रहा है। तीनों दोस्त हैग्रिड और उसके विशाल पेड़ के पीछे पीछे चलते हुए ग्रेट हॉल पहुंचे। वहां का नजारा देखकर सबकी आंखें चमक उठी। प्रोफेसर मैकगोनागल और प्रोफेसर फ्लिटविक व्यस्त थे सजावट में। दीवारों पर होली और मिसलटों की झालरें झूल रही थीं। और हॉल में गिने तो 12 विशाल क्रिसमस ट्री सजे खड़े थे। कुछ पर बर्फ जैसे चमकते बर्फीले क्रिस्टल लटक रहे थे, तो कुछ पर सैकड़ों मोमबत्तियां जल रही थीं, जिनकी लौ पूरे हॉल को सुनहरी और जादुई रोशनी से भर रही थी। मैकगोनागल ने हैग्रिड को देखकर कहा, आह हैग्रिड, आखिरी पेड़ आ गया। उसे उस कोने में रख दीजिए। पूरा ग्रेट हॉल किसी जादुई स्वप्न जैसा जगमगा रहा था। हैग्रिड ने भारी भरकम आवाज में पूछा, तो छुट्टियां शुरू होने में कितने दिन बचे हैं तुम्हारे? बस एक दिन, हरमाइनी ने तुरंत जवाब दिया। फिर अचानक उसे कुछ याद आया और उसने कहा, ओह हाँ हैरी, रॉन, हमें अभी आधा घंटा है लंच से पहले। हमें लाइब्रेरी जाना चाहिए। रॉन, जो उस समय मंत्रमुग्ध होकर प्रोफेसर फ्लिटविक को देख रहा था, वे अपनी छड़ी से सुनहरे बुलबुले निकाल रहे थे और धीरे धीरे उन्हें नए पेड़ की शाखाओं पर टिका रहे थे, कठिनाई से निगाहें हटाकर बोला, हाँ सही कह रही हो। लाइब्रेरी? हैग्रिड उनके पीछे पीछे चलते हुए हंस पड़ा। अरे छुट्टियों से ठीक पहले? जरा ज्यादा पढ़ाकू नहीं हो रहे तुम? हैरी ने चमकते हुए चेहरे के साथ कहा, नहीं, हम पढ़ाई नहीं कर रहे। दरअसल जब से आपने निकोलस फ्लमेल का जिक्र किया है, हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कौन है। हैग्रिड का चेहरा अचानक बदल गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। क्या? तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें साफ साफ कहा था, इस मामले से दूर रहो।
उस कुत्ते के पहरे की चीज का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। हरमाइनी ने विनम्रता से कहा, हम बस इतना जानना चाहते हैं कि निकोलस फ्लमेल कौन है, और कुछ नहीं। हैरी ने बात को आगे बढ़ाया, हाँ, और अगर आप बता देंगे तो हमें इतनी मशक्कत करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हमने सैकड़ों किताबें देख डाली, कहीं नाम तक नहीं मिला। पक्का कहीं तो पढ़ा है मैंने ये नाम। मैं कुछ नहीं कह रहा, हैग्रिड ने सपाट स्वर में कहा और मुंह फेर लिया। रॉन ने कंधे उचकाकर कहा, ठीक है, तो हमें खुद ही ढूंढना पड़ेगा। तीनों हैग्रिड को खिन्न छोड़कर तेजी से लाइब्रेरी की ओर निकल पड़े। पिछले कई दिनों से वे लगातार किताबों में फ्लमेल का नाम ढूंढ रहे थे, क्योंकि और कोई रास्ता तो था नहीं पता लगाने का कि स्नैप आखिर चुराना क्या चाहता है। मुश्किल ये थी कि कहां से शुरू करें। यह पता ही नहीं था कि फ्लमेल ने ऐसा क्या किया होगा जिससे उसका नाम किसी किताब में दर्ज हुआ हो। उन्होंने 20वीं सदी के महान जादूगर, हमारे समय के उल्लेखनीय जादुई नाम, महत्वपूर्ण आधुनिक जादुई खोजें और हाल के जादू के विकास का अध्ययन सब देख डाले, कहीं कोई जिक्र तक नहीं। और फिर लाइब्रेरी की हैरतअंगेज विशालता, हजारों शेल्फ्स, लाखों किताबें, तंग गलियारों की लंबी कतारें। हरमाइनी ने अपनी सूची निकाली, जिसमें उसने विषयों और शीर्षकों के नाम लिख रखे थे जिन्हें खंगालना था। रॉन एक गलियारे में जाकर बिना देखे समझे किताबें खींचने लगा, और हैरी की नजर चली गई रिस्ट्रिक्टेड सेक्शन की ओर। वह सोच रहा था शायद फ्लमेल का नाम वहीं छिपा हो, मगर वहां की किताबें देखने के लिए किसी प्रोफेसर से हस्ताक्षरित अनुमति पत्र चाहिए था, और हैरी जानता था कि उसे कभी ऐसा नोट नहीं मिलेगा। वहां रखी किताबों में खतरनाक काली जादुई विद्या भरी हुई थी, जिन्हें केवल बड़े छात्र ही डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स की उन्नत पढ़ाई के लिए पढ़ते थे। उसी समय एक तीखी आवाज आई, क्या ढूंढ रहे हो, लड़के? हैरी चौंक गया। कुछ नहीं, उसने हड़बड़ाकर कहा। मैडम पिंस, लाइब्रेरियन, हाथ में पंख वाली डस्टर लहराती हुई बोली, तो बाहर निकलो। चलो, फौरन बाहर। हैरी मन ही मन कोसते हुए लाइब्रेरी से बाहर आ गया। काश कुछ अच्छा बहाना सोच लेता, मगर अब देर हो चुकी थी। तीनों ने पहले ही तय कर लिया था कि मैडम पिंस से सीधे पूछना ठीक नहीं होगा। वह शायद तुरंत बता देती कि फ्लमेल कौन है, मगर खतरा था कि स्नैप तक बात पहुंच जाएगी। हैरी बाहर गलियारे में खड़ा इंतजार करता रहा कि शायद रॉन और हरमाइनी कुछ ढूंढ लें, लेकिन उम्मीद कम थी। 2 हफ्तों से वे कोशिश कर रहे थे, मगर चूंकि ज्यादातर समय क्लासेस में चला जाता, तो बीच बीच के कुछ मिनट ही मिलते थे, और इतने में कोई बड़ा रहस्य कैसे सुलझता। उन्हें तो लंबा वक्त चाहिए था, बिना मैडम पिंस की नाक पर सांसें चढ़े। कुछ मिनट बाद रॉन और हरमाइनी बाहर आए। दोनों ने सिर हिलाया, कुछ हाथ नहीं लगा। वे सब निराश होकर लंच के लिए निकल पड़े। तुम दोनों मेरी गैरहाजिरी में भी खोजते रहना, हरमाइनी ने गंभीरता से कहा, और अगर कुछ मिले तो मुझे उल्लू भेज देना। और तुम अपने पेरेंट्स से क्यों नहीं पूछ लेती, रॉन ने सुझाव दिया। शायद उन्हें पता हो, और उनसे पूछना तो पूरी तरह सुरक्षित है। हरमाइनी हल्की मुस्कान के साथ बोली, बहुत ही सुरक्षित, क्योंकि वो दोनों डेंटिस्ट हैं। आखिर छुट्टियां शुरू हो गईं। रॉन और हैरी इतने मजे में थे कि फ्लमेल को लगभग भूल ही गए। डॉर्मिटरी अब सिर्फ उन्हीं दोनों की थी। कॉमन रूम भी आधा खाली पड़ा रहता। वे आराम से चिमनी के पास सबसे अच्छे आर्मचेयर पर कब्जा जमाते और घंटों बैठकर मजे करते। कभी रोटी, कभी इंग्लिश मफिन, तो कभी मार्शमेलोज, जो भी टोस्टिंग फॉर्क पर चढ़ाया जा सकता, सब सेंकते और खाते। साथ ही मालफॉय को निकाल बाहर करने के नए नए तरीके सोचते। भले ही उनकी कोई भी योजना सच में काम नहीं कर सकती थी, मगर उन पर चर्चा करना बेहद मजेदार था।
इन्हीं दिनों रॉन ने हैरी को विजार्ड चेस सिखाना शुरू किया। ये खेल मगल चेस जैसा ही था, बस यहाँ मोहरे जिंदा थे, एकदम असली सिपाहियों की तरह। रॉन का चेस सेट बहुत पुराना और टूटा फूटा था, जैसे उसके पास की हर चीज, ये भी किसी और का इस्तेमाल किया हुआ था, इस बार उसके दादाजी का। लेकिन यह उसके लिए एक फायदा था। वह अपने मोहरों को इतनी अच्छी तरह जानता था कि उन्हें हमेशा वही करवाता जो वह चाहता। हैरी सीमस फिनिगन से उधार लिए मोहरों से खेलता था। वे उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते थे। हैरी अभी अच्छा खिलाड़ी नहीं था और मोहरे बार बार अलग अलग सलाह चिल्लाकर देते। मुझे मत भेजो। क्या तुम्हें उसका नाइट नहीं दिख रहा? उसे भेजो, उसका बलिदान चल जाएगा। क्रिसमस ईव की रात हैरी बिस्तर पर लेटा हुआ अगले दिन के खाने पीने और मजों के बारे में सोच रहा था। मगर मन के किसी कोने में उसे लगता था कि उसे कोई तोहफा नहीं मिलेगा। आखिर उसे अब तक कभी असली तोहफे नहीं मिले थे। लेकिन सुबह होते ही उसकी आंख खुली और उसने देखा उसके बिस्तर के पास छोटे छोटे पैकेट्स का ढेर रखा है। मेरी क्रिसमस, रॉन नींद भरी आवाज में बोला, जब हैरी बिस्तर से उछलकर उठा और अपना गाउन पहनने लगा। तुम्हें भी मेरी क्रिसमस, हैरी ने उत्साहित होकर कहा। जरा देखो तो, मुझे गिफ्ट्स मिले हैं। रॉन ने हंसते हुए कहा। तो क्या उम्मीद कर रहे थे? शलजम? उसके अपने पैकेट्स का ढेर हैरी से कहीं बड़ा था। हैरी ने पहला पैकेट उठाया। मोटे भूरे कागज में लिपटा था और उस पर टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा था, टू हैरी फ्रॉम हैग्रिड। अंदर से निकला लकड़ी की एक बांसुरी, जिसे साफ था हैग्रिड ने खुद तराशा था। हैरी ने उसमें फूंक मारी और आवाज एक उल्लू जैसी निकली। दूसरा छोटा पैकेट था, जिसमें सिर्फ एक नोट और उसके साथ चिपकी हुई एक सिक्का था। हमने तुम्हारा संदेश पाया और यह तुम्हारा क्रिसमस गिफ्ट है, अंकल वर्नन और आंटी पेटूनिया। गिफ्ट था 50 पेंस का सिक्का। हैरी ने हंसकर कहा, वाह, कितनी दोस्ताना भेंट है। रॉन सिक्के को हाथ में घुमाते हुए हैरानी से बोला, अरे कितना अजीब है, ये असल में पैसे हैं क्या? हैरी हंसते हुए बोला, तुम इसे रख लो, रॉन। वह देख रहा था कि रॉन उस अजीब सी 50 पैसे की सिक्के को ऐसे निहार रहा था जैसे किसी अनमोल रत्न को। हैग्रिड और मेरी आंटी अंकल से तो आ गया, लेकिन ये बाकी किसने भेजा होगा? रॉन ने एक उभरे से अजीब आकार वाले पैकेट की ओर इशारा किया। उसके गाल हल्के गुलाबी हो गए। मुझे लगता है ये मेरी माँ का है। मैंने उन्हें लिखा था कि तुम्हें तोहफों की उम्मीद नहीं है। अरे नहीं, रॉन कराह उठा, उन्होंने तुम्हें भी एक वीजली स्वेटर बना दिया होगा। हैरी ने जल्दी से पैकेट खोला। मोटे ऊन से बुना हुआ चमकदार पन्नाहरे रंग का स्वेटर निकला और साथ में एक बड़ा डिब्बा घर का बना हुआ फज। हर साल माँ हमें स्वेटर बनाती हैं, रॉन बुदबुदाया अपना पैकेट खोलते हुए, और मेरा तो हमेशा मरून ही होता है। हैरी ने फज का टुकड़ा चखा और मुस्कुरा उठा। बहुत अच्छा है। कितनी प्यारी बात है उनकी तरफ से, उसने कहा। अगला तोहफा खोला तो उसमें चॉकलेट फ्रॉग्स का बड़ा डिब्बा था। यह हरमाइनी की तरफ से था। अब बस एक ही पैकेट बचा था। हैरी ने उसे उठाया, बहुत हल्का था। जैसे ही उसने कागज हटाया, एक चमकदार रेशमी सी चांदी जैसी चीज जमीन पर फिसल कर गिर पड़ी। वह रोशनी में लहराते पानी की तरह चमक रही थी। रॉन की आंखें फैल गईं। उसके हाथ से हरमाइनी द्वारा दिया गया एवरी फ्लेवर बीन्स का डिब्बा गिर पड़ा। मैंने इनके बारे में सुना है, उसने धीमी आवाज में कहा। अगर ये वही है जो मैं सोच रहा हूं, तो ये बहुत दुर्लभ है और बहुत कीमती भी। ये है क्या? हैरी ने कपड़े को उठाया। वह हाथ में अजीब सा महसूस हो रहा था, मानो पानी को बुनकर कपड़ा बना दिया गया हो। ये
ये इनविजिबिलिटी क्लोक है, रॉन की आवाज में श्रद्धा थी। पहन कर देखो। हैरी ने बिना सोचे ओढ़ लिया। रॉन ने जोर से कहा, अरे, ये सच में है। नीचे देखो। हैरी ने झुककर देखा, उसके पैर गायब थे। वह भागकर शीशे के सामने गया। उसमें बस उसका सिर हवा में तैरता नजर आ रहा था, शरीर पूरी तरह गायब। उसने जल्दी से क्लोक सिर तक खींच लिया और उसकी परछाई भी पूरी तरह से गायब हो गई। अरे, एक चिट्ठी भी गिरी है, रॉन ने कहा। हैरी ने क्लोक उतारा और कागज उठाया। उस पर संकरी, लहराती लिखावट में लिखा था, तुम्हारे पिता ने यह मेरी देखभाल में छोड़ा था, उनकी मौत से पहले। अब समय आ गया है कि यह तुम्हें लौटा दूं। इसे अच्छे से इस्तेमाल करना। तुम्हें क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोई नाम नहीं लिखा था। हैरी ने गहरी सांस ली, उस नोट को देखते हुए। क्या सचमुच यह क्लोक उसके पिता का था? किसने भेजा होगा? रॉन तो अब भी क्लोक को देख रहा था, आंखों में जलन और चाहत दोनों। मैं तो कुछ भी दे दूं इसके लिए, वह बुदबुदाया। कुछ भी? अरे, क्या हुआ? कुछ नहीं, हैरी ने धीरे से कहा। लेकिन भीतर से वह बहुत अजीब सा महसूस कर रहा था। उसी वक्त डॉर्मेट्री का दरवाजा धड़ाम से खुला और फ्रेड और जॉर्ज वीजली उछलते कूदते अंदर आए। हैरी ने फटाफट क्लोक को छुपा लिया। उसे अभी किसी से बांटने का मन नहीं था। मेरी क्रिसमस। अरे, देखो तो, हैरी को भी वीजली स्वेटर मिला है। दोनों नीले स्वेटर पहने हुए थे, एक पर पीला एफ और दूसरे पर बड़ा सा जी। हैरी का तो हमसे भी अच्छा है, फ्रेड ने कहा, उसका हरा स्वेटर उठाते हुए। लगता है माँ तब और मेहनत करती हैं जब कोई फैमिली का नहीं होता। रॉन, तुमने अभी तक अपना क्यों नहीं पहना? जॉर्ज ने पूछा। चलो जल्दी पहन लो, बहुत गर्म रहते हैं। मुझे मरून से नफरत है, रॉन ने कराहते हुए कहा, लेकिन फिर भी उसने स्वेटर पहन लिया। तुम्हारे पर तो कोई लेटर भी नहीं है, जॉर्ज ने गौर किया। शायद मां सोचती होंगी कि तुम्हें अपना नाम भूलने का डर नहीं। लेकिन हम मूर्ख नहीं हैं, हमें पता है हम ग्रेड और फॉर्ज हैं। इसी बीच पर्सी वीजली कमरे में झांकते हुए अंदर आए। उनकी भौहें तनी हुई थीं। उनके हाथ में भी वैसा ही एक उभरा हुआ स्वेटर था। फ्रेड ने झट से पकड़ लिया। देखो, पी फॉर प्रीफेक्ट। आओ पर्सी, पहन लो। सबने पहना है, यहां तक कि हैरी ने भी। मैं नहीं, पर्सी ने कहा, लेकिन तभी दोनों शरारती भाइयों ने जबरन स्वेटर उनके ऊपर चढ़ा दिया। चश्मा तिरछा हो गया और पर्सी बुरी तरह झुंझला गए। और हाँ, जॉर्ज ने मुस्कुराते हुए कहा, आज तुम प्रीफेक्ट टेबल पर नहीं बैठोगे। क्रिसमस है और क्रिसमस का मतलब फैमिली। वे पर्सी को दबोचकर कमरे से बाहर ले गए। पर्सी के हाथ मजबूती से स्वेटर में फंसे हुए थे। इसके बाद आया वह पल जिसे हैरी शायद ही कभी भूल पाएगा, क्रिसमस डिनर। लंबी लंबी टेबलों पर रखे थे 100 से भी ज्यादा भुने हुए टर्की, आलूओं के पहाड़, उबले और तले हुए दोनों, चिपोलाटास की भरमार, मक्खन में डूबे हरे मटर, गाढ़ी और सुगंधित ग्रेवी के प्याले, लाल चमकते क्रैनबेरी सॉस, और हर थोड़ी दूरी पर पड़े थे विजार्ड क्रैकर्स। ये क्रैकर्स साधारण मगल वालों जैसे नहीं थे। हैरी ने फ्रेड के साथ एक खींचा और वह धमाके से फटा, मानो तोप चल गई हो। नीले धुएं का बादल छा गया और अंदर से निकला एक नौसेना एडमिरल की बड़ी टोपी और कई जिंदा सफेद चूहे। हाई टेबल पर बैठे डंबलडोर ने अपनी नुकीली टोपी उतारकर एक फूलों वाला बॉनेट पहन लिया था और प्रोफेसर फ्लिटविक के चुटकुलों पर जोर जोर से हंस रहे थे। टर्की के बाद आए जलते हुए क्रिसमस पुडिंग्स। हर एक पर चमकती शराब डाली गई थी और नीली लौ की लपटें नाच रही थी। पर्सी ने अपने हिस्से में काटा और लगभग दांत तोड़ बैठा। उसमें एक चांदी का सिक्का छिपा था। हैरी ने देखा,
हैग्रिड लाल होते होते और ज्यादा लाल हो रहे थे, हर थोड़ी देर में और वाइन मांग रहे थे, और आखिरकार नशे में धुत होकर उन्होंने प्रोफेसर मैकगोनागल के गाल पर चुंबन दे दिया। और हैरी की आंखें विस्फार हो गईं जब देखा। मैकगोनागल हंस पड़ी और हल्की सी शर्मा भी गईं। उनकी ऊंची टोपी तिरछी हो गई थी। जब हैरी आखिरकार खाने की मेज से उठा तो उसके हाथों में विजार्ड क्रैकर्स से निकली ढेर सारी अजीब सी चीजें भरी हुई थी। न फूटने वाले चमकते गुब्बारे, ग्रो योर ओन वॉट्स किट, और उसका अपना एक नया विजार्ड चेस सेट। छोटे सफेद चूहे कहीं गायब हो चुके थे। हैरी को एक बुरी सी आशंका हुई, शायद अब वे मिसेज नॉरिस की क्रिसमस डिनर बनने वाले थे। उसके बाद हैरी और वीजली भाइयों ने बर्फीले मैदान में जबरदस्त स्नोबॉल फाइट की। उनकी हंसी, चीखें और बर्फ के गोले हर तरफ उड़ रहे थे। सब भीग चुके थे, ठंड से कांप रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में चमक थी। आखिरकार थककर, भीगे कपड़ों और तेज तेज सांसों के साथ वे लौटे ग्रिफिंडोर कॉमन रूम की गर्माहट में। वहां हैरी ने अपने नए चेस सेट से रॉन को चुनौती दी, लेकिन खेल शुरू होते ही वह बुरी तरह हार गया। असल में उसे लगता था कि पर्सी ने बार बार उसे सलाह देकर उसकी हार और पक्की कर दी थी। शाम को सबने मिलकर खाया, टर्की सैंडविच, क्रम्पेट्स, ट्राइफल और क्रिसमस केक। उसके बाद सब इतने भरे और सुस्त हो गए कि बिस्तर पर जाने से पहले बस यही कर सके कि बैठकर देखें कैसे पर्सी फ्रेड और जॉर्ज के पीछे भाग रहा था, क्योंकि उन्होंने उसकी प्रीफेक्ट बैज चुरा ली थी। हैरी के लिए यह उसकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन क्रिसमस था। लेकिन पूरे दिन के दौरान उसके मन के कोने में एक चीज लगातार चुभ रही थी, और जब तक वह बिस्तर पर नहीं पहुंचा तब तक उसे उसके बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिला। इनविजिबिलिटी क्लोक, और वह रहस्यमय शख्स जिसने उसे भेजा था। रॉन तो टर्की और केक से लदा हुआ निश्चिंत सा चारपाई पर पर्दा खींचते ही गहरी नींद में डूब गया। लेकिन हैरी करवटें बदल रहा था। आखिरकार वह झुककर अपने बिस्तर के नीचे से क्लोक निकाल लाया। ये उसके पिता का था। उसके हाथों में बहता हुआ, रेशम से भी मुलायम, हवा से भी हल्का कपड़ा। उसे बार बार याद आया, इसे अच्छे से इस्तेमाल करना। दिल में हलचल होने लगी। उसे अभी आजमाना था। उसने धीरे से क्लोक अपने चारों ओर लपेट लिया। नीचे देखा, वहां सिर्फ चांदनी और परछाइयां थीं। उसका शरीर गायब था। एक अजीब सा रोमांचक एहसास दौड़ गया उसकी नसों में। इसे अच्छे से इस्तेमाल करना। हैरी अचानक पूरी तरह जाग गया। पूरा हॉगवर्ट्स अब उसके सामने खुला पड़ा था। इस क्लोक में छुपकर वह कहीं भी जा सकता था, कहीं भी, और फिल्च को कभी पता नहीं चलेगा। रॉन नींद में बड़बड़ाया, क्या हैरी उसे जगाए? लेकिन फिर उसके मन ने कहा, नहीं, ये उसके पिता का क्लोक था। पहली बार वह इसे अकेले इस्तेमाल करना चाहता था। वह धीरे धीरे डॉर्मेट्री से बाहर निकला, सीढ़ियों से नीचे उतरा, कॉमन रूम पार किया और पोर्ट्रेट हॉल से निकल गया। कौन है वहां? फैट लेडी की चीख गूंजी। हैरी ने कुछ नहीं कहा, बस तेजी से गलियारे में आगे बढ़ गया। वह रुका, दिल धड़क रहा था। कहां जाए? अचानक दिमाग में बिजली सी कौंधी। लाइब्रेरी का रिस्ट्रिक्टेड सेक्शन। वहां वह मनचाही देर तक पढ़ सकता था और शायद फ्लेमेल के बारे में जान भी पाए। क्लोक को कसकर लपेटते हुए वह लाइब्रेरी की ओर निकल पड़ा। लाइब्रेरी अंधेरे में डूबी थी। खामोशी भयानक थी। हैरी ने अपना लैंप जलाया। परछाइयों में तैरता हुआ वो लैंप बीच हवा में तैरती रोशनी जैसा लग रहा था। हालांकि हैरी जानता था कि वह इसे पकड़े है, फिर भी नजारा डरावना था। रिस्ट्रिक्टेड सेक्शन सबसे पीछे था। वह रस्सी के पार कदम रखते हुए पहुंचा और किताबों के टाइटल पढ़ने की कोशिश की, पर वे उसके लिए कुछ नहीं कह रहे थे।
कहीं सुनहरी पुरानी अक्षर थे जो अजीब भाषाओं में थे, कहीं टाइटल ही नहीं था। एक किताब पर गहरा दाग था जो खून जैसा लग रहा था। हैरी की गर्दन के बाल खड़े हो गए। क्या यह उसकी कल्पना थी या वाकई? उसे लगा जैसे किताबें फुसफुसा रही हों, मानो उन्हें पता हो कि यहां कोई ऐसा आ गया है जिसे नहीं होना चाहिए था। हैरी ने धीरे से लैंप नीचे रखा और निचली शेल्फ में देखने लगा। एक बड़ी काली और चांदी की किताब ने उसका ध्यान खींचा। भारी थी। उसने मुश्किल से निकाली और अपने घुटनों पर टिकाकर खोला। अचानक चीर देने वाली भयानक चीख गूंज उठी। पूरी लाइब्रेरी कांप गई। किताब चिल्ला रही थी। हैरी ने झट से उसे बंद किया, लेकिन चीख बंद नहीं हुई। लगातार तीखी, कान फोड़ देने वाली आवाज। हड़बड़ाकर वह पीछे गिरा और उसका लैंप गिरकर बुझ गया। अंधेरा, चीख और दहशत। बाहर से कदमों की आहट। हैरी घबराकर किताब को शेल्फ में ठूंसते हुए दौड़ा। और तभी फिल्च दरवाजे पर दिखाई दिया। उसकी पीली, उन्मादी आंखें सीधे हैरी की तरफ देख रही थीं, लेकिन क्लोक ने उसे बचा लिया। हैरी उसकी फैली हुई बाह के नीचे से निकल भागा। उसके कानों में अब भी किताब की चीख गूंज रही थी। भागते भागते अचानक वह एक ऊंचे आर्मर सूट के सामने आकर रुक गया। कहाँ था वह? पहचान नहीं पा रहा था। शायद 5 मंजिल ऊपर। तभी फिल्च की चिपचिपी आवाज आई। प्रोफेसर, आपने कहा था अगर कोई रात में घूमता मिला तो सीधे आपको बताऊं। कोई अभी अभी लाइब्रेरी के रिस्ट्रिक्टेड सेक्शन में था। हैरी का खून जम गया। और फिर जवाब आया, सांप जैसी आवाज। स्नैप। रिस्ट्रिक्टेड सेक्शन। तो वे ज्यादा दूर नहीं होंगे। हम पकड़ लेंगे। हैरी वहीं जम गया। गलियारा संकरा था। अगर वे और पास आ जाते तो उससे टकरा जाते। वह धीरे धीरे पीछे हटा। बाईं ओर एक दरवाजा थोड़ा खुला था। यही उसका आखिरी सहारा था। सांस रोकते हुए उसने खुद को अंदर खिसकाया। सौभाग्य से स्नैप और फिल्च सीधे आगे बढ़ गए। हैरी ने दीवार से टिककर गहरी सांस ली। बहुत ही नजदीक से बचा था। अब उसने उस कमरे को देखा जिसमें वह छुपा था। पुराना सा, जैसे कोई इस्तेमाल न किया गया क्लासरूम हो। डेस्क और कुर्सियां किनारों पर ढेर की तरह पड़ी थी। एक कूड़ादान उल्टा पड़ा था। लेकिन सामने की दीवार से टिककर रखा हुआ एक अजीब सा सामान था, जो इस जगह का हिस्सा बिल्कुल नहीं लग रहा था। मानो किसी ने जानबूझकर उसे यहां छुपा दिया हो। वह चीज एक विशालकाय आईना था, छत जितना ऊंचा, चौड़े सुनहरे फ्रेम में जड़ा हुआ और नीचे पंजों जैसे बने 2 मजबूत पायों पर खड़ा। उसके ऊपर एक अजीब सी लिखावट खुदी हुई थी। एरिस्ट्रा एहरू ओयत उबे कैफ्रू ओयत ऑन वहसी। फिल्च और स्नैप की आहट अब गायब हो चुकी थी। हैरी का डर थोड़ा कम हुआ और वह धीरे धीरे आईने के पास बढ़ा। उसके मन में वही ख्याल, क्या फिर से उसमें अपना अक्स नहीं दिखाई देगा? वह जैसे ही सामने आकर खड़ा हुआ, अचानक उसका गला सूख गया। उसने झट से अपने मुंह पर हाथ रख लिया, वरना वह जोर से चीख पड़ता। उसकी धड़कन उस वक्त से भी ज्यादा तेज थी जब लाइब्रेरी की किताब ने चीख मारी थी, क्योंकि उसने सिर्फ खुद को ही नहीं, बल्कि अपने पीछे खड़े हुए कई लोगों को भी देखा था। उसने फुर्ती से मुड़कर कमरे को देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सांसें तेज चल रही थीं, फिर भी उसने हिम्मत करके दोबारा आईने की ओर देखा। वहां वही उसका चेहरा, पीला और सहमा हुआ। लेकिन उसके पीछे कम से कम 10 लोग और। उसने एक बार फिर पीछे झांका, कुछ नहीं। तो क्या यह कमरा अदृश्य लोगों से भरा है? और यह आईना उनका पर्दाफाश कर रहा है? फिर नजर उसके सामने टिक गई। वहां एक औरत खड़ी थी,
उसके पीछे, उसके अक्स के ठीक पास। वह मुस्कुरा रही थी और हाथ हिला रही थी। हैरी ने धीरे धीरे अपना हाथ पीछे बढ़ाया, शायद छू ले, इतनी नजदीकी से तो होना ही चाहिए। लेकिन नहीं, हवा खाली थी। वह औरत सिर्फ आईने में ही थी। वह बहुत सुंदर थी। उसके लाल भूरे बाल चमक रहे थे और उसकी आंखें ठीक वैसी ही हरी जैसी हैरी की थीं। मेरी जैसी आंखें, हैरी बुदबुदाया। लेकिन तभी उसने गौर किया, वह औरत मुस्कुरा रही थी, फिर भी उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। और उसके बगल में खड़ा एक लंबा, दुबला-पतला आदमी, काले बाल, चश्मा और बेतरतीब हेयर, उसके कंधे पर हाथ रखे था। हैरी का दिल कांप गया। उसके बाल भी बिल्कुल वैसे ही खड़े हुए थे जैसे हैरी के। हैरी अब इतना पास था कि उसका अपना चेहरा और आईने का चेहरा एक दूसरे से लगभग छू रहे थे। उसके होठों से फुसफुसाहट निकली। माँ? पापा? वे दोनों बस उसे देख रहे थे, गर्माहट भरी मुस्कान के साथ। हैरी की आंखें आईने में और घूमी, वहां और लोग थे। किसी की हरी आंखें उसकी तरह, किसी की नाक, किसी का चेहरा, यहां तक कि एक बूढ़े आदमी के घुटने उसके जैसे टेढ़े। उसकी पूरी फैमिली थी वहां। उसकी जड़ें, जिन्हें उसने कभी देखा तक नहीं था। सारे पॉटर परिवार ने मुस्कुराकर और हाथ हिलाकर उसका स्वागत किया। हैरी भूखेपन से उन्हें घूरता रहा, उसकी हथेलियां कांच पर दब गईं, मानो वह उस पार फिसलकर उनके बीच पहुंच जाए। उसके भीतर एक अजीब सी टीस उठी, आधी खुशी, आधा गहरा दर्द। कितनी देर वह यूं ही खड़ा रहा, उसे पता नहीं। उनकी परछाइयां धुंधली नहीं हो रही थीं, बस उसी तरह चमकती मुस्कुराती आंखें। आखिरकार दूर से आती कोई आवाज उसे होश में लाई। उसे वापस जाना था। उसने अपनी मां के चेहरे से आंखें खींची, दबे स्वर में कहा, मैं फिर आऊंगा। और जल्दी से कमरे से बाहर निकल गया। अगली सुबह रॉन ने भौहें चढ़ाकर कहा, तू मुझे जगा भी सकता था, हैरी। हैरी ने धीमे से कहा, आज रात चलना, मैं तुझे आईना दिखाऊंगा। रॉन की आंखें चमक उठीं। तेरी मम्मी पापा को देखने का मन है मुझे, हैरी ने जोश में कहा। और मैं तेरे पूरे परिवार को देखना चाहता हूं, तेरे भाई बहन सबको। रॉन ने कंधे उचकाए। अरे, उसमें क्या है? तू मेरे घर कभी भी आ जाना गर्मियों में। असली वाले दिखा दूंगा। वैसे भी हो सकता है कि ये आईना सिर्फ मर चुके लोगों को ही दिखाता हो। अफसोस, फ्लेमेल का तो कुछ पता ही नहीं चला। चल, बेकन खा ले, तू कुछ खा क्यों नहीं रहा? लेकिन हैरी को भूख कहाँ थी? वह तो बस एक ही चीज सोच रहा था, उसने अपने माँ पापा को देखा था और आज रात फिर देखने वाला था। अब तो फ्लेमेल, थ्री हेडेड डॉग, सब महत्वहीन लगने लगे थे। अगर स्नैप चुरा भी ले तो क्या फर्क पड़ता है? रॉन ने उसे गौर से देखा। तू ठीक है ना? अजीब लग रहा है। असल में हैरी को सबसे ज्यादा डर यह था कि कहीं वह फिर से उस कमरे को ढूंढ ही न पाए। अगली रात दोनों ने मिलकर क्लोक ओढ़ा, लेकिन अब वे धीरे धीरे चल रहे थे ताकि दो लोग उसमें ढसक सकें। करीब 1 घंटा अंधेरे गलियारों में भटकते रहे। रॉन दांत बजाते बोला, मैं तो जम गया हूं। छोड़ ना, चल वापस चलते हैं। हैरी की आंखों में बेचैनी थी। नहीं, मुझे पता है, यहीं कहीं है। तभी एक ऊंची चुड़ैल का भूत उनके सामने से तैरता हुआ गुजरा। दिल की धड़कन तेज हुई, लेकिन वह आगे बढ़ गए। और फिर हैरी ने देखा, वही आर्मर सूट। उसका चेहरा खिल उठा। यही है। हाँ, यही। दरवाजा खोला। हैरी ने जैसे ही क्लोक उतारा, भागकर आईने के सामने जा खड़ा हुआ। वहां वे थे, उसकी मां,
उसके पिता हैरी को देखते ही खुशी से दमक उठे। देख, हैरी ने रॉन से फुसफुसाकर कहा। लेकिन रॉन की भौहें सिकुड़ गईं। मैं कुछ नहीं देख पा रहा, हैरी लगभग कांपते हुए बोला। अरे देख तो, सब खड़े हैं, मेरे पूरे परिवार को देख रहा हूं मैं। रॉन ने सिर हिलाया। नहीं, मुझे तो सिर्फ तू ही दिख रहा है। तू ठीक से खड़ा हो मेरी जगह। हैरी हट गया और रॉन सामने खड़ा हुआ। हैरी की आंखें फैल गईं। अब आईने में सिर्फ रॉन था, लेकिन रॉन का चेहरा मानो जादू में बंध गया हो। वह फुसफुसाया, देखो मुझे। क्या तुझे भी अपना परिवार दिख रहा है? हैरी ने उत्सुक होकर पूछा। रॉन की आंखें चौड़ी हो गईं। नहीं, मैं अकेला हूं, लेकिन अलग हूं। बड़ा दिख रहा हूं। और मैं हेड बॉय हूं। हैरी चौंक पड़ा। क्या? हाँ, देखो, मेरे पास बैज है, बिल जैसा। और मैं हाउस कप और क्विडिच कप पकड़े हूं। मैं क्विडिच कैप्टन भी हूं। उसकी आंखों में पागलपन जैसी चमक थी। वह अचानक मुड़कर हैरी की ओर देखता है। क्या यह आईना भविष्य दिखाता है? हैरी ने सिर हिलाया। कैसे हो सकता है? मेरे परिवार तो मर चुके हैं। चल मुझे एक बार और देखने दे। रॉन भड़क उठा। कल पूरी रात तू अकेला देखता रहा। अब मुझे थोड़ा और देखने दे। लेकिन तू तो बस कप पकड़े है। उसमें क्या है? मुझे मेरे पापा मम्मी चाहिए। मुझे मत धक्का दे। तभी बाहर से कोई आवाज गूंजी। वे दोनों चौंक कर चुप हो गए। जल्दी! रॉन ने क्लोक उन दोनों पर डाल दिया। और तभी मिसेज नॉरिस की चमकती आंखें दरवाजे से झांकती नजर आईं। दोनों जमे खड़े रहे, सोच रहे थे, क्या क्लोक बिल्लियों पर भी असर करता है? कुछ पल के बाद वह मुड़ी और चली गई। रॉन ने फुसफुसाकर कहा, यह ठीक नहीं है। हो सकता है वह फिल्च को लेने गई हो। चलो यहां से। और उसने हैरी को खींच लिया। अगली सुबह भी बर्फ जमी थी। रॉन ने पूछा, शतरंज खेलोगे? हैरी ने सिर हिलाया। नहीं। तो हाग्रिड से मिलने चलते हैं? तू जा, मैं नहीं। रॉन ने भौहें चढ़ाई। मुझे पता है तू क्या सोच रहा है। उसी आईने के बारे में। मत जाना आज रात। हैरी ने चौंक कर देखा। क्यों? रॉन ने धीमे से कहा, पता नहीं, बस बुरा सा एहसास है। और वैसे भी तुझे पहले ही कितनी बार बाल बाल बचना पड़ा है। फिल्च, स्नैप, मिसेज नॉरिस, ये सब घूम रहे हैं। अगर वे तुझसे टकरा गए तो? या तूने कुछ गिरा दिया तो? हैरी ने आधी मुस्कान दी। तू तो बिल्कुल हरमाइनी की तरह बोल रहा है। हैरी की बेचैनी अब किसी भी हाल में थमने का नाम नहीं ले रही थी। रॉन ने कितनी बार मना किया, चेताया भी। मैं सच कह रहा हूं हैरी, वापस मत जाना। लेकिन हैरी के दिमाग में बस एक ही बात गूंज रही थी, दर्पण। और उसमें दिखाई देने वाले उसके माँ पापा। वह रुक ही नहीं सकता था। तीसरी रात को उसने रास्ता पहले से कहीं तेजी से ढूंढ लिया। उसके कदमों की आवाज पत्थरों पर गूंज रही थी। उसे पता था वह ज्यादा शोर कर रहा है, लेकिन उसे अब किसी चीज की परवाह नहीं थी। और फिर वह सामने था, वही दर्पण, वही सुनहरी नक्काशी वाला फ्रेम, और उसमें मुस्कुराते उसके माता पिता। इस बार उसके दादा दादी भी और भी साफ दिखाई दे रहे थे। किसी ने सिर हिलाकर उसे आशीर्वाद दिया। हैरी धीरे धीरे नीचे जमीन पर बैठ गया। उसने गहरी सांस ली। अब कोई रुकावट नहीं थी। अब वह रात भर यहीं बैठकर अपने परिवार के साथ रह सकता था। कोई नहीं रोक सकता था।
लेकिन तभी तो फिर से आ गए हो, हैरी? हैरी का दिल जैसे जम गया। उसकी नसों में बर्फ सा दौड़ गया। उसने झटके से पलटकर देखा। कमरे की एक मेज पर बैठा था खुद एल्बस डंबलडोर। हैरी का गला सूख गया। वह तो यहां से गुजरते हुए सीधा निकल गया था। उसने डंबलडोर को आते जाते देखा तक नहीं। मैंने आपको देखा ही नहीं, सर। डंबलडोर ने अपनी नीली आंखों में हल्की चमक के साथ मुस्कुराते हुए कहा। अजीब है ना? अदृश्य होने की चाहत इंसान को अक्सर इतना संकीर्ण दृष्टि वाला बना देती है। हैरी की सांस कुछ धीमी हुई। कम से कम डंबलडोर नाराज नहीं लग रहे थे। डंबलडोर धीरे से मेज से उतरे और हैरी के पास फर्श पर बैठ गए। तो तुम भी उन सैकड़ों लोगों में से एक हो जिन्होंने एरिसेड के दर्पण का रहस्य जान लिया। एरिसेड, हैरी ने हैरानी से दोहराया। मुझे तो पता ही नहीं था कि इसे यही कहते हैं, सर। लेकिन शायद तुम समझ चुके हो कि यह दिखाता क्या है। हैरी की आंखें दर्पण पर टिकी थीं। उसने धीरे धीरे कहा, यह मुझे मेरा परिवार दिखाता है। डंबलडोर ने सिर हिलाया। और यह तुम्हारे मित्र रॉन को दिखाता है कि वह हेड बॉय है, सब में सबसे आगे। हैरी की आंखें चौड़ी हो गईं। आपको कैसे पता? डंबलडोर ने हल्की मुस्कान दी। मुझे अदृश्य होने के लिए किसी चोगे की आवश्यकता नहीं है। हैरी के होंठ सूख गए। उसने धीरे से सिर हिलाया। अब सोचो हैरी, डंबलडोर की आवाज गहरी और नरम थी, यह दर्पण आखिर दिखाता क्या है? हैरी ने माथा सिकोड़कर सोचा। फिर धीरे धीरे कहा, यह हमें वही दिखाता है जो हम चाहते हैं, जो हमारी सबसे गहरी इच्छा है। हाँ और नहीं, डंबलडोर ने शांत स्वर में उत्तर दिया। यह दर्पण हमें हमारे दिल की सबसे गहरी, सबसे हताश चाहत दिखाता है। तुम जिसने अपने परिवार को कभी नहीं जाना, उन्हें अपने चारों ओर देख रहे हो। रॉन, जो हमेशा अपने भाइयों की छाया में दबा रहा, खुद को सबसे ऊंचे स्थान पर देखता है। लेकिन याद रखो हैरी, यह दर्पण हमें न तो ज्ञान देता है और न ही सच्चाई। लोग इसकी तस्वीरों में खोकर बर्बाद हो गए। किसी को पागलपन तक ने जकड़ लिया, क्योंकि उन्हें कभी समझ ही नहीं आया कि यह दिखाता क्या है, हकीकत या सिर्फ एक सपना। हैरी का दिल डूब गया। उसने चाहा कि यही सपना उसकी सच्चाई बन जाए। डंबलडोर ने गंभीर स्वर में कहा, कल यह दर्पण एक नए स्थान पर ले जाया जाएगा, और मैं चाहता हूं कि तुम इसे फिर से ढूंढने की कोशिश न करो। याद रखो हैरी, सपनों में खो जाना और जिंदगी को भूल जाना सही नहीं है। जिंदगी जीने के लिए होती है। हैरी ने सिर झुका लिया। उसके अंदर गहरी कसक उठी। अब क्यों न तुम उस शानदार अदृश्य चोगे को फिर से पहन लो और अपने बिस्तर पर लौट जाओ। हैरी ने धीरे से सिर हिलाया और खड़ा हो गया। लेकिन उसके होंठों से एक सवाल फिसल ही गया। सर, प्रोफेसर डंबलडोर, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं? डंबलडोर ने हल्की मुस्कान दी। तुमने अभी पूछा ही है, लेकिन हां, एक और सवाल कर सकते हो। हैरी की आंखों में जिज्ञासा थी। आप जब इस दर्पण में देखते हैं तो आपको क्या दिखाई देता है? डंबलडोर के चेहरे पर एक अजीब सी चमक आई। उन्होंने बड़ी सहजता से कहा, मुझे तो बस अपने हाथों में एक जोड़ी मोटे ऊनी मोजे दिखाई देते हैं। हैरी अवाक रह गया। जी, मोजे? डंबलडोर हंसे। हां हैरी, इंसान के पास कभी भी मोजों की पर्याप्त संख्या नहीं होती। एक और क्रिसमस बीत गया और मुझे एक भी जोड़ी मोजे नहीं मिली।
लोग हमेशा किताबें दे जाते हैं। हैरी कुछ देर उन्हें देखता रह गया, और जब वह चुपचाप अदृश्य चोगा पहनकर अपने बिस्तर पर लौटा, तो पहली बार उसके मन में एक हल्की शंका उठी। क्या सचमुच डंबलडोर ने सच्चाई बताई थी, या उन्होंने अपने दिल की गहराई छुपा ली थी? लेकिन फिर नींद की ओर जाते हुए उसने बस स्कैबर्स को तकिए से धकेला और सो गया। और इसी तरह हैरी पॉटर के जीवन का यह अद्भुत भाग खत्म होता है। एरिसेड का दर्पण, जिसमें उसने पहली बार अपने माता पिता का चेहरा देखा। एक सपना जो सच जैसा लगता था। पर असली सवाल अब यह है, क्या यह सपना उसे आगे भी सताएगा? क्या वह इस दर्पण को फिर ढूंढेगा? और सबसे जरूरी, उस 3 सिरों वाले कुत्ते और निकोलस फ्लैमेल का रहस्य आखिर क्या है? अगले एपिसोड में खुलेंगे कुछ नए रहस्य, और कहानी लेगी एक और रोमांचक मोड़। तो इसे बिल्कुल मिस मत करना।